अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम, कैसे हैं जी? आप ठीक हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए सर। जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आवाज़ मेरी क्लियर है आप तक? जी बिल्कुल सर। ओके। उसामा, कल आपने ज्वाइन की थी क्लास? नहीं सर। हम्म। अब आगे सुना है फिर एग्जाम आ रहे हैं, कोई मेरा ख्याल है कोई अटेंडेंस कम ही होती है। जी जी अ, सर। हम्म। 18 से सर। सही। सजाद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सजाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? आप ठीक हैं? शुक्र है सर अल्लाह का। सजाद साहब, मेरा ख्याल मैंने आपको वो उसमें जी जी ग्रुप सर, में ज्वाइन। अब मैंने चेक कर लिया सर, ग्रुप में ऐड हो गया मैं। चलें, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू। गुलाम लेकिन सर अब्बास। वो जी जी। प्रीवियस स्लाइड जितनी भी हो चुकी हैं शेयर, वो आपके पास पड़ी होंगी एक फोल्डर में, आज मैं वाली। वो जी जी जी, वो मैं जितनी भी हैं वो सेंड कर देता हूँ दोबारा मैं आप लोगों को ना जी। चलें, थैंक यू सर। हम्म। हाँ जी, मिस्टर गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है वसलाम सर? जी। जी जी। आप मेरा ख्याल यू आर अ न्यू एंट्री। यस सर, इट्स द न्यू एंट्री। तो आप कहाँ से हैं? यू आर फ्रॉम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद? सर मैं लाहौर से हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वहाँ पे एज ए एसोसिएट मैनेजर फाइनेंस। तो मेरा ये था कि मैंने अभी जो है रिसेंटली एक पेपर पास हुआ है, तो मैंने कहा चलो मैं एडमिशन ले लेता हूँ इसमें, ताकि आगे जो है मेरा ये पेपर एक रह गया है तो ये भी पास हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट, चूंकि हम तो लाइक बहरहाल अभी हम इसको चलेगा तो सही, लेकिन काफ़ी हद तक हम चीज़ों को कर चुके थे। जी ठीक है लेकिन सर। मैं जी जी मैं कोशिश करूँगा सर कि ये कवर हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन मैं अभी वो दोबारा जो सीमा की बुक है अब हम उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। साथ जी साथ जी। टेस्टिंग अब होना शुरू हो जाएगी, दोबारा कोशिश करेंगे। यू शुड बी अ रेगुलर वन। यस सर, आई विल बी रेगुलर। प्लीज मुझे बुक का नाम तो बता दीजिएगा, सीमा की मैंने कौन सी बुक लेनी है। सीमा की बुक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, सीमा जी की। जी ठीक है जी, ठीक है। जी। और तो सर दूसरी बुक एक विलन की बुक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विलन, WELEN। वो खैर सर मैं आप लोगों को जी जी। वो इनके पास रिकॉर्डिंग आ गई होंगी सारे लेक्चर्स की, तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग में वो सारी डिटेल होगी। जी मैं वहाँ पे चेक फर्स्ट कर रहा था, लेक्चर, मेरे पास सारी हाँ पड़ी हुई उसमें, है मैंने। हाँ वो नंबर वगैरह भी सर ने शेयर किया हुआ अपना सारा कुछ उसमें। जी बिल्कुल। Well, anyhow, Ghulam Abbas, if you feel some sort of problem, तो if you need some help, तो please आप contact कर सकते हैं, और welcome in this meeting. यस सर, थैंक यू सर। मैं लाती जो है वो Okay, okay, okay. आपको बताऊंगा सर। जी, thank you. थैंक अच्छा जी, starting still आज हमने basically we have to do our work on the types of risk particularly. चूंकि ये सारे का सारा मॉड्यूल है, ये रिस्क रिलेटेड है, तो आइए दोबारा ये थोड़ा सा मोनोटनी तो बनेगी कि अगेन चूंकि चीज़ को स्टार्ट करने के लिए चूंकि हमने यहाँ यहाँ आगे वी आर सपोज टू टॉक ये जो टाइप्स ऑफ रिस्क हैं यहाँ पोर्टफोलियो थ्योरी में, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, ये है असल में, ये टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। लेकिन अगेन हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं रिस्क is a risk is a potential problem. It might happen and it might not. Conceptual definition of risk.
रिस्क कंसर्न्स फ्यूचर हैपनिंग। जाहिर बात है कि रिस्क इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फ्यूचर। Risk involves change in mind, opinion, action, places, etc. Risk involves choices and the uncertainty that choice entails. Two characteristics of the risks. Uncertainty, the risk may or may not happen. That is, there are no 100% risk. Those instead are called constraints. Loss, the risk becomes a reality and unwanted consequences or losses occur. अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट करें। उन्होंने कहा जी कि जो टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, वन इज अनसर्टेनिटी एंड सेकंड इज लॉस। उसामा, इस पे बताइए, ये जो अनसर्टेनिटी है ये क्या है और हाउ दिस इज बीइंग टेकन एज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क? सर वेरिएशन सर, इसको यही कह सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन डेविएशन। वेरिएशन होने से रिस्क होता है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि आपका आउटकम आपके आउटपुट से डिफरेंट होगा सर, एक्सपेक्टेड आउटपुट से। अच्छा, अगर सपोज अगर वेरिएशन नहीं है तो फिर क्या है? देन सर रिस्क नहीं होगा सर फिर। नहीं, आप बताएंगे। आप इस तरीके से मुझे पूछ रहे हैं कि जैसे आप मुझे श्योर करके बताएं कि देन देयर इज नो रिस्क या देयर इज अ रिस्क। यस सर, देयर इज नो रिस्क देन इन दैट केस। हाँ, इनफैक्ट अनसर्टेनिटी मीन दैट थिंग्स आर नॉट सर्टन, मीन देयर इज अ वेरिएशन, और वेरिएशन मीन सम चेंजेबिलिटी बेसिकली makes things the deviation. असल में the chance of departure from the target is called variation. कल भी हमने एक बात कर रहे थे statistics point of view से कि variance और standard deviation is computed. असल में variance है क्या चीज़ है? Variance is the gap between actual and standard. मतलब आप कमाना चाह रहे हो 10 रुपए और आप जितना 10 रुपए से ऊपर या नीचे होंगे वो वेरिएशन है, और वो वेरिएशन जो है वो रिस्क है बेसिकली। तो लिहाजा एक बात जहन में रखिएगा कि जो है ना जी, असल में अनसर्टेनिटी, वो माय डियर अनसर्टन, अगर प्योर और अब वो रहती ही अनसर्टेनिटी आपके पास, मतलब आप कहते हो कि दी अनसर्टेनिटी इज देयर, तो उसामा एक चीज अनसर्टेन है। अब ये तो हो गया कि अनसर्टेनिटी के पीछे वजह वेरिएशन है, लेकिन अनसर्टेनिटी में कितना रिस्क होता है? जी प्लीज। सर रिस्क को मेजर करना पड़ेगा सर। हाँ जी जी बिल्कुल, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसे मेजर करेंगे आप? इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे और इम्पैक्ट चेक करेंगे उसका। एग्जैक्टली, इसका इम्पैक्ट और प्लस प्रोबेबिलिटी। मेरा ये मकसद ये था कि टू मेक थिंग्स क्लियर टू ऑल यू पीपल कि अनलेस अनटिल इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, माय डियर, वो थिंग्स रिमेन अनसर्टेन, और अनसर्टेनिटी में कितना रिस्क है वो उस वक्त तक हमें पता नहीं चल सकता। आप जब भी जिंदगी में कहोगे ना कि दिस इज अनसर्टेन, तो इसका मतलब अनसर्टेन है, लेकिन इसमें रिस्क अभी तक आपने मेजर नहीं किया। तो दैट्स व्हाट, जब तक मेजर नहीं होगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिस्क है कितना, और जब तक रिस्क मेजर नहीं होता हम उसका फैसला नहीं कर सकते कि रिस्क लेना है या मैं रिस्क सीकर बनूं, मैं रिस्क अवॉइडर करना है या मैंने रिस्क अवर्टर करना है। तो दैट्स व्हाट कल हम बात कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट की। 3 चीजें, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क, फिर आगे आपने उसको मेजर करना है और तो सर फिर आप उसको इवेल्युएट करना है। तो माय डियर,
व्हाट इज रिस्क, हाउ मच। जब आप मेजर करने जाओगे तो उसमें दो चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी और इनटू इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट कितना है, इम्पैक्ट मे बी हाई, मे बी लो, मे बी moderate one. But one, the sentence you people have to kept in mind कि uncertainty makes leading towards or is promoting risk, लेकिन uncertainty में कितना रिस्क है वो आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। और जब चीज़ों को आप मेजर कर लेते हो तो वो चीज़ अनसर्टन नहीं रहती, वो चीज़ सर्टन हो जाती है। और हमने कल भी कहा था कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के दरमियान होती है, और जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग बढ़ती जाएगी रिस्क कम होता जाता है, जैसे जैसे इम्पैक्ट कम होगा उसका तो रिस्क कम है। बहरहाल एनी हाउ दिस इज द पॉइंट लाइक। और दूसरा ये कि जब रिस्क होना है तो रिस्क का अल्टीमेट क्या है कि वो आपको लॉसेस की सूरत में फेस करना पड़ता है। गॉट इट? ओके सर। Risk provides the basis for opportunity. Risk refers to the probability of loss, while exposure is the possibility of loss. So risk arises as a result of exposure. ठीक है, वो बड़ी खूबसूरत ये बात है, टेक्निकल है कि रिस्क रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस while exposure is the possibility of loss. So risk arises as a result of exposure. चूंकि जब तक आपको एक्सपोजर नहीं होगा वो रिस्क नहीं हो सकता। सो दिस इज द पॉइंट। सो दैट्स अ पॉइंट। नाउ दैट स्टेप्स ऑफ जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमें आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क, recognize what can go wrong, analyze each risk to estimate the probability that will occur and the impact, that is damage, that it will do if it does occur, rank the risks by probability and impact. Impact may be negligible, marginal, critical, and catastrophic. और फिर develop a contingency plan to manage those risks having high probability and high impact. तो सिंपली बात वही है जो कल भी कही थी, यहाँ उन्होंने पॉइंट कुछ और, लेकिन अल्टीमेट वही है कि रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क मेजरमेंट, एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क्स। नाउ माय डियर, we are going to talk with respect to the regarding the portfolio theory, systematic risk and unsystematic risks. अच्छा जी, ये ज़रा आप लोग ACM में और ये आपकी जो चीज़ कर रहे हैं उस रेफरेंस में ज़रा बताइए कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं। जी जी, गुलाम अब्बास। जी जी सर, इसमें सिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं जो कि आप जिसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय डाइवर्सिफिकेशन, और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं जो मार्केट रिस्क होते हैं जिसको आप जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लाइक जिस तरह अभी कोविड-19 की सिचुएशन है और मार्केट जो है बिल्कुल डंप हो चुकी है और हम जो है उसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं और उसमें लॉस ही लॉस हो रहा है हमें, जितने भी हमने पोर्टफोलियो जो है हमारे पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स हैं या जहाँ भी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप गुलाम अब्बास साहब चीज़ों को रिवर्स कर गए हैं बेसिकली। रिवर्स कर गया हूँ? जी जी, आप उलट कह गए हैं, क्योंकि जो सिस्टमैटिक रिस्क है ना जी वो नॉन डाइवर्सिफाइबल होता है। नॉन डाइवर्सिफाइबल है, सही है। अच्छा, अब सवाल ये है कि देखो हमने रटा नहीं लगाना, लॉजिक से बात करनी है। वो लॉजिक क्या है, व्हाट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, और दिस इज अ रिस्क which is a unique to the company, which is controllable, which is diversifiable. Remember, systematic risk is non-diversifiable.
It is non-controllable. Now, what is the logic of this one like? चलिए मेरा ख्याल हम एहसन साहब आप बताइएगा, यू आर क्वाइट एक्सपर्ट ओवर दिस। सॉरी सर, किस चीज के बारे में? सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में। हम उसामा से पूछ लें फिर, अगर उसामा आप बताइए जी। सर मेरे ओपिनियन के मुताबिक तो सर सिस्टमेटिक वो है जो कि आपके इन्फ्लुएंस में है, और अनसिस्टमेटिक रिस्क वो जो आपके इन्फ्लुएंस में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल है सर। अनसिस्टमैटिक? जी सर। नहीं, मेरा ख्याल ये तो फिर बात वही है जो गुलाम अब्बास ने बताई है। मैंने डिसएग्री किया इस बात से। सर मुझे तो सर यही लगता था, आप बेहतर जानते हैं सर फिर। नहीं, आप देखो फिर, आप इस पे तो डिस्कशन होगी ना। गुलाम अब्बास ने भी यही कहा था, क्यों जी? गुलाम अब्बास ऐसा ही थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन देखो ना, देखें कैसे कि देखिए, अब कोई और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें प्लीज। सर ये आपने कल काफी डिस्कस किया था इस पे, कल के जी जी लेक्चर में। जी जी, नहीं किया है, जरा थोड़ा सा मैं आप कह रहा हूँ बता दें। रिपीट हो रहा है सर, ये काफी हमने किया। और आज सर ये जो अब हमारा अनसिस्टमेटिक मॉड्यूल है वो मॉड्यूल है एक ही ही हमारा ये 6 सिंग रिस्क के बारे में है, तो ये बार बार बातें होनी है। ठीक हो गया सर। क्योंकि अगर आप डी मॉड्यूल पढ़ोगे ना, जो आप हैं रोड मैप है, उसमें वो बार बार कंट्रोल रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है ना जी, और इस टाइप की बातें हैं उसमें। ठीक हो गया सर। जी, अब थोड़ा सा बताइए बताइए सजाद। सर सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो मैंने कल भी बताया था कि पेस्टल फैक्टर उसकी वजह से ही हो सकते हैं ज्यादा, और वो अनकंट्रोलेबल है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती एंटिटी। अगर वो अनसिस्टमेटिक होगा, वो किसी एक एंटिटी को होगा, वो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन वो बाकियों का उससे कोई लिंक नहीं होगा, वो एंटिटी उसको कंट्रोल कर सकती है। श्योर और श्योर। उसका फिर अब डाइवर्सिफिकेशन भी थी कि हम उसको, ये पोर्टफोलियो का हमने था कि हम एक ही चीज में इन्वेस्ट ना करें, हम नहीं 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 डिफरेंट नहीं, वो एक सेक्टर्स अलहदा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी एक इसको। अलहदा 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 इशू। देखिए आप सुनिए, वो मैं बताता हूँ। जी सर, वो आगे मैं बता रहा देखो, हूँ इनका डिफरेंस के हाँ बाद जी जी जी, गुलाम अब्बास उसको और मैनेज करने का। उसामा उसामा सुनिए। देखो माय डियर, एक्चुअली सिस्टम, पहली तो बात है, जब आप कहते हैं ना सिस्टम रिस्क, इसे अभी सिस्टमैटिक भी उड़ा दें। सिस्टम सिस्टम होता क्या है कि वो रिस्क जो विच इफेक्ट टू द एंटायर मार्केट, टू द एंटायर कंट्री, टू द होल इकोनॉमी, वो सिस्टमैटिक है। वो रिस्क अगर लाहौर में पाया जाता है मार्केट में, तो कराची में भी है, वो मुल्तान में भी है, और वो कोयटा में भी है। चूंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो it impacts to the everyone. Political condition of the country is impacting to everyone. That's why the gentleman has given a name of the pestle. So such all factors which are impacting to the entire in company, economy, market. So naturally, this is a systematic one. So once the State Bank of Pakistan is announcing the monetary policy, so naturally, I think that policy would be impacting to the whole economy, and that's why this is systematic. अब वो सिस्टमैटिक फैक्टर, वो फैक्टर, अब वो अगर ए को इम्पैक्ट कर रहा है तो बी कंपनी को भी, सी को भी, डी को भी, और सबको इम्पैक्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज सिस्टमैटिक वन। अच्छा, अब जो सिस्टमैटिक है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना। इन्फ्लेशन का डिसीजन आपने नहीं करना, वो तो गवर्नमेंट करती है, और इट इज इम्पैक्टिंग टू एवरीवन। That's why which risk is a systematic may not be controlled by the management of A firm, B firm. दूसरा है अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक का मतलब है कि ये this is not impacting to the whole market or to the whole economy. Rather,
This is specific to that company or to one group. So that's why this is controllable risk. Got it, Mr. Ghulam Abbas and Yes, sir. Osama? जी Okay. सर ओके, जी आप लोग बस वो रिवर्स कर गए थे ज़रा, लेकिन हो सकता है वो बस वो, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, सिस्टमैटिक का मतलब ओवरऑल है, और ओवरऑल का ताल्लुक मीन के दोज फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वन फर्म. And best example is a pestle, which these people were talking regarding political, economic, social, technological, environmental, and legal factors is entire total economy factor which is impacting to everyone. That's why वो systematic है, और अब आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है जी. तो this is the point with respect to. अच्छा, ये फिर जो बात मैंने कहने की कोशिश की थी पोर्टफोलियो के हवाले से, वो फिर ये है कि हम वी डिज़ाइन पोर्टफोलियो, और देखा पोर्टफोलियो ए, इन्वेस्टमेंट ए, बी. अब उसमें कुछ चीज़ें ये उन्होंने जो पिक बनाई है, ये नॉन डाइवर्सिफिकेशन है, ये डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट. यहाँ तमाम इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड एक जैसे ही हैं. ये देखें, ये अगर ऊपर जा रही तो ये भी ऊपर जा रही, तो ये भी ऊपर जा रही, ये डाउन हो रही तो ये भी, ये भी, ये भी. यहाँ पे क्या है कि अगर ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रीन नीचे की तरफ जा रही है. हुआ क्या कि इससे आपका अगर नुकसान हो रहा था तो वो नुकसान कम से कम होगा. तो अंडर द डाइवर्सिफिकेशन, so you are putting your investment in different industry where movements and trends are different. One, if you are putting your investment in such area के जहाँ पे तमाम trends एक जैसे हैं, तो फिर my dear, if profit would be there, तो maximum, if loss would be there, तो maximum. So that's why this is the point. Now, these such topic basically is, अगर आपको एग्जाम में टाइप्स ऑफ रिस्क्स आएगा तो ये फिर हमारा ये वाला कवर करेगी चीज़ें. इन्फ्लेशन रिस्क, और इन्फ्लेशन रिस्क इज द रियल रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी में बी लेस देन द nominal return in case of fixed income securities. Inflation risk is also known as purchasing power risk. अच्छा, इसमें सामा ज़रा बताएं ये क्या है कि वो कहता है जी इन्फ्लेशन रिस्क इज दैट द रियल रिटर्न ऑन ए सिक्योरिटी में बी लेस देन द नॉमिनल रिटर्न इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. जी थोड़ा सा बताएंगे. सर इन केस ऑफ बॉन्ड्स से बैंक्स में जो आप चीज़ परचेज करते हैं सर, उसका नॉमिनल और रियल रेट फर्क होता है सर दोनों में. जी जी बताइए, वही मैं जानना चाह रहा हूँ. सर इफेक्टिव रेट जी जी बोलिए बोलिए प्लीज. सर मैं स्किप कर रहा हूँ सर, इस माइंड से सर. चलें, ओके. गुलाम अब्बास आप बताइएगा. सर इसमें आई थिंक जो इन्फ्लेशन रिस्क है, इसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होगा, और उसमें जो है जिन लोगों ने वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स किए हुए हैं उनकी इनकम बढ़ जाएगी इसमें. ये तो आपने जेंटलमैन बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट गलत कहा बेसिक है. थ्योरी, बिल्कुल अगेंस्ट बेसिक थ्योरीज आपने बताया. पहली तो बात है, मैं ये चाह रहा था कि आप ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि इन्फ्लेशन रिस्क इज दैट द रियल रिटर्न ऑन सिक्योरिटी मे बी लेस देन द नॉमिनल रिटर्न. इट मीन आपको पहली तो बात है ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉमिनल रिटर्न एंड व्हाट इज रियल रिटर्न. अगर मैं आपको दे दूं कि ये मेरा नॉमिनल रिटर्न है और इसको आप कन्वर्ट करो रियल रिटर्न में, या ये रियल रिटर्न है इसको आप कन्वर्ट करो नॉमिनल रिटर्न में, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ ACM में you should be highly prone and easily to make such sort of things. So at the moment you should know what is the difference between nominal return and real return. जी ये था मेरा सवाल. जी
एहसन साहब आप बताइएगा जरा। जी सर। यदि आप बताएंगे नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? सर रियल तो वो होगा जो एक्चुअली बैंक दे रहे हैं, और नॉमिनल तो सर वो है जो स्टेट बैंक ने जो रेट इशू होता है वो। आप मुझे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? सर मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ सर। अच्छा जी, हाँ जी, सज्जाद आप बेटा बताइए। सर रिस्क ये रिस्क सर इस तरह होगा कि अगर हमने नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट रिस्क की नहीं और बताना, सिर्फ इन अब बच्चों को आप ये बताएं कि नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न को एग्जांपल दे के बता दें ताकि ये क्लियर हो जाए। मैं एग्जांपल सर दे रहा हूँ कि इसकी ये होगी कि अगर मिसाल के तौर पे हमने इन्वेस्टमेंट किया किसी में तो हमें रिटर्न मिलना है उस पे 8% ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उस कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाती है 10%, तो इसका ठीक मतलब है है। कि हमें तो 2% लॉस हो रहा है। ये रिस्क होगा। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हमें तो लॉस हो रहा है, वो 8% जो हो रहा है वो हमें कोई इनकम नहीं है, वो हमारा 2% लॉस ही होगा। ओके, ये जी आप उसामा, गुलाम अब्बास और इवन एहसन साहब आप भी सुनिए। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि इसकी डेफिनेशन ये बनती है, आप जब भी आप कहेंगे ना रियल रेट, तो इन फैक्ट रियल रेट और नॉमिनल, नॉमिनल रेट वो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट होता है जो कंपनी आपको उस सिक्योरिटी के ऊपर ऑफर कर रही होती है। मैं फॉर एग्जांपल, आप एक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यू आर गेटिंग 14%, तो उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है 14 है, वो तो नॉमिनल रेट है, एनआर है। लेकिन माय डियर, अगर मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन अगर बन रहा है लेट से 6%, ठीक है, तो आपको बज़ाहिर 14% है, लेकिन उसका रियल रिटर्न पता क्या है? वो है नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रिटर्न, ठीक है, रेट। तो आपको रियल रेट हमेशा नॉमिनल रिटर्न को विद इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करोगे। तो फॉर्मूला ये बनता है कि आप नॉमिनल रिटर्न, ठीक है, 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रिटर्न। जितना इन्फ्लेशन है उस पर डिवाइड करोगे, वो जो रेट आएगा वो रेट रियल होगा। अब जब मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ता है ना जी, तो 14% जो नॉमिनल रिटर्न है उससे रियल रिटर्न उतना ही कम आएगा। बस ये डिफरेंस है। तो डेफिनेशन आप ये करेंगे कि जो नॉमिनल होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है, और उसमें अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर लें तो वो जो भी रेट बनेगा दैट वुड बी द रियल रेट। और रियल रेट इन केस के मुल्क में इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा उससे रियल रेट हमेशा नॉमिनल रेट से कम होगा, ये इसकी निशानी है। गॉट इट? कंप्लीटली सर, थैंक यू सो मच। अभी अभी आप ऐसा करें, कंप्यूट करें, मैं आपको बताता हूँ। 14% मैंने बताया क्या है जी, इन्फ्लेशन रेट। ओके, मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन 6% है। इसका फॉर्मूला लिखिए, 1 प्लस एनआर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। कीजिए जरा, इसको फाइंड करके बताइए, ये आपका रियल रेट आ जाएगा। जरा कीजिए कंप्यूट। फॉर्मूला क्लियर है? नहीं सर, 1 प्लस एन आर 1 प्लस एनआर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। और आपका 14% आपका मैंने बताया है कि नॉमिनल रिटर्न है, और मुल्क में इन्फ्लेशन 6% है। और इसमें से हमने -1 करना है सर, ऐसा ही होगा तो सर? वो तो जाहिर बात है, -1 करोगे आ जाएगी, वो पॉइंट आ जाएगा, फिर जी इंटू बिल्कुल। 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज तो ये बात, ये 7.545 हाँ, 7.55 7.45 आ गया ना जी। अच्छा, 7.55 सर।
चलें 7.55। अच्छा जी। अब नोट कीजिए नॉमिनल रेट कितना है? नॉमिनल 14। 14%, जबकि आप एक्चुअली जो रिसीव कर रहे हैं वो दैट इज नॉट 14%, जी, दिस इज 7.55। 5%। मेरा ख्याल ये बात अब क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन जो वो नॉमिनल रेट इज 14% और इस वक्त इन रियल टर्म जो आप ले रहे हैं वो है 7.55। गॉट इट? जी। यस सर। नो माय डियर, दिस इज द रिस्क। इसका मतलब है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके बढ़ने से आपका जो नॉमिनल रिटर्न का जो रियल रिटर्न होता है वो चेंज हो जाता है और यही वेरिएबिलिटी उसकी रिस्क को एट्रीब्यूट करती है। गॉट इट? जी सर। अब मैं अभी अभी कहूं कि फर्ज करें आप इतना था मुल्क में इन्फ्लेशन 6% से बढ़ के 8% हो गया, फाइंड करें जरा अभी। नॉमिनल रेट 14% है, इन्फ्लेशन 8% हो गया, जरा चेक कीजिए प्लीज। 5.55%। अच्छा जी, तो अभी आपका कितना था रियल रेट? 7.55। यस। ओके, जी, यस 2% मजीद जी तो कम हो गया। आपका 2% से कम वंस हो गया। इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय 2%, so your real return is just 5.5%. यस। This is what? This is inflation risk. क्या ये जरूरी है सर कि जितनी इन्फ्लेशन की परसेंटेज बढ़ेगी उतनी ही आपके जो है वो रियल रेट में डिफरेंस आएगा? क्या सेम होगा, स्लोप सेम होगा इनका? नहीं नहीं, देखो मैं तो ये बात अब वो डिपेंड करता है ना कि आपकी नॉमिनल रेट कितना है। मैं तो सिर्फ अभी आपका जो नॉमिनल रेट है वो उसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, सिर्फ जस्ट टू शो दिस वन कि भाई आपके इन्फ्लेशन के बढ़ने से आपका रियल रेट चेंज हो जाता है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ठीक है। जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने सवाल किया है वो जेंटलमैन ये है कि वो ये है, देखें आपको ये चीज करनी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो ये आपने देखनी है कि इसका इम्पैक्ट है कि इन्फ्लेशन अगर नहीं बढ़ता और वो वेरिएबिलिटी आपकी, ये जो चेंजेबिलिटी है इसमें वेरिएशन जो है आप कर रहे हैं, ये उसका रिस्क है, उसको आपने देखना है बस। चूंकि आपकी जितनी भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना जो आप लोग पढ़ते हैं, और जी। जिसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्टूडेंट को उसका बेसिक लॉजिकल थ्योरेटिकल फ्रेम और उसकी लॉजिक इतनी क्लियर नहीं होती, सवाए क्वेश्चन करने के। आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, सिर्फ लॉजिक इतनी क्लियर नहीं होती आप लोगों को। चूंकि पाकिस्तान में लोग न्यूमेरिकल सिर्फ करते हैं, उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे कोई नहीं जाते। अभी मेरा ख्याल एक दोस्त ने बताया था कि जी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इफेक्टिव इंटरेस्ट और है, आप लोगों ने फाइनेंस की होगी, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ बैठे हुए जितने लोग भी हैं वो बता सकें कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। चलें, अजीम भी आ गए हैं जी। अजीम इज वेरी, मिस्टर अजीम। Anybody would like to tell me what is effective interest rate? सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो हेलो जी जी, लिसनिंग प्लीज प्लीज। जी सर। सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये होता है कि एक आपका रियल इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जो कि आपको मिल रहा है, और एक इन्फ्लेशन के या टाइम वैल्यू मनी के वजह से उसकी जो रियल वैल्यू है वो कम हो रही होती है। सर उसका इफेक्ट निकाल लें तो वो उसके बाद फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाता है।
आई एम सॉरी जेंटलमैन, यू आर इनोसेंट पर्सन। आपने फाइनेंस का कोर्स पढ़ा हुआ है? सर अभी करंटली कर रहा हूँ। नहीं कि करंटली अगर किया कर रहे हैं या किया है, कर चुके हैं? नहीं सर, साथ साथ वो भी कर रहा हूँ, मतलब अभी स्टडी तो कर फिर ये मैटर ऑफ काफी एक सीरियस कंसर्न है कि आप कर रहे हो लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का नहीं पता। जी सर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की है? जी सर, उसका आइडिया है। तो फिर क्या उसमें आपने ये कोई डिस्कशन नहीं हुई थी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सर आई गेस मैंने उसको कंफ्यूज कर दिया मे बी। किसने? सर मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। सो ओके मिस्टर अजीम प्लीज, ये मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि स्टूडेंट की फाइनेंस की जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं होती। आई नो students still are focusing on the numerical questions, simple. But keep in mind that ACMS students must know the logics of the management accounting, logic of the finance. सर इसका तो इसकी मुझे डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन इसको ये है कि हम कंपाउंड करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इसको, आइदर डेली आइदर मंथली करना है, आइदर एनुअली को, मतलब या डेली बेस पे कंपाउंडिंग। मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी रेट जिस हवाले से कंपाउंडिंग डिसाइड होती है, कंपाउंडिंग करनी होती है, उस हवाले से ये कैलकुलेट करते हैं इससे कि हमारा इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव क्या होगा, मतलब डेली करेंगे या वीकली करेंगे या मंथली करेंगे, ईयरली करेंगे। Still Mr. Azim, sorry to say that still your concept is not clear, gentlemen. Or I am astonished the students who are primarily linked with the management accounting and with the finance as the ACM students, if their concepts are not clear. So this is a matter of concern, please, at this level even. Is there any single student is sitting who is supposed to defend your financial course with respect to the effective interest rate is what? सर बेसिकली तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है ना। नहीं उसको छोड़ दें। जो आप अब मैं आपको बताता हूं, आप जो बात कर रहे हैं ना वो कंपाउंडिंग की बात कर रहे हो माय डियर, कंपाउंडिंग पीरियड्स कि इफ इट इज एनुअल कंपाउंडिंग तो your interest would be charged on interest after every year. If it is 6 monthly, so naturally I think your interest would be charged on interest with every 6 months. If it is monthly, मतलब यही है कि वो आपका कंपाउंड होते हुए वो जो सेविंग आपने की है उस पे जो रिटर्न कैलकुलेट होता रहेगा, वो आप सेविंग के ऊपर वो एक कंपाउंड होते होते ओवर द ईयर जो आपकी है वो रिटर्न निकलेगा। आई एम सॉरी जेंटलमैन, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, आप इधर उधर फिर रहे हैं मुझे पता है, बट आई नो, बट एग्जैक्ट एक आपको बात करनी चाहिए। आप सुनिए कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है, अब एनुअलाइज्ड ओवर द पीरियड कि जितने पीरियड में आपने वो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव करना है उसको जब आप एनालाइज करते हो तो वो रेट जो होगा दैट रेट वुड बी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। गॉट इट? क्या हम सर एक चीज पूछनी है मैंने, क्या हम जो कंपाउंड करके उस रेट को देख रहे होंगे, क्या हम आज की डेट में देखेंगे कि अगर मैं बैंक पे रखूं तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलता है, अगर मैं सिक्योरिटी में रखूं तो मुझे 5 साल बाद इतने पैसे मिलते हैं, दोनों का आज इंटरेस्ट कितना बनता है, दोनों का आज रेट क्या बनता है? मैं कंपेयर करता हूं। वो तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप अभी चले 2 ऑप्शन ले लें। एक बैंक कहता है जी कि हम आपको, बल्कि 2 ही अभी आप करें, आप ऐसा करें, एक बैंक कहता है जी हम आपको एनुअल कंपाउंडिंग देंगे, दूसरा कहता है जी हम आपको सेमी एनुअल कंपाउंडिंग देंगे। जी बिल्कुल ऐसे। तो माय डियर जो एनुअल कंपाउंडिंग देगा उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, चूंकि वो 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो 10 साल के जब उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को करके जब आप 10 साल को टोटल को 10 पे n पे डिवाइड करोगे तो वो इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव कुछ और आएगा, लेकिन सेमिनल पे कुछ और आएगा। अब सवाल बेसिकली ये था कि जो मिस्टर अजीम साहब करने की कोशिश कर रहे हैं और ही इज नॉट शोइंग द क्लैरिटी which I am claiming that most of these students and most of in Pakistan
हमारे जो बच्चे हैं वो इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और द फाइनेंस के अंदर उनकी लॉजिक्स, ये मेरा क्लेम है। और मैं ये, मुझे आप लाहौर बुलवा लें, किसी और जगह बुलवा लें, या जहाँ मैं आई वुड प्रूव इट दिस वन, द कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती बच्चों की। उसकी वजह क्या है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, आप कंपाउंडेड इंटरेस्ट को जब एनुअलाइज्ड बेसिस के ऊपर कंप्यूट करते हो, वो रेट जो होगा, अजीम साहब कहना चाह रहे हैं कि जी हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे, वो तो कंपाउंडेड है, चूंकि इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लग गया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट, अब एक सवाल है, बैंक कहता है जी हम आपको 13% पे कर्जा देंगे, लेकिन वो टेक्निकली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो कहीं जाके और बनता है। वजह क्या है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब चार्ज करके उसको एनुअलाइज करते हैं, वो वाला जो रेट कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअलाइज्ड, वो रेट जो होगा वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है। और जिसकी जितनी कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है वो नेचुरली उसका उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। जस्ट आई हैव मेंशन कि one effective interest computed on annual basis, the other effective interest computed on semi-annually basis, the other effective interest rate computed on the quarterly basis, and other on the monthly basis. सब ये में सर ऐसा ही है कि जैसे मैं हमने गाड़ियां लीज करवाई हुई हैं बैंक से, तो वो हमें कहता है हम आपको सिंपल जो है 9% पे दे रहे हैं गाड़ी, तो जब हम उसका इफेक्टिव रेट देखते हैं तो वो हमें 20-22% पड़ रहा होता है। हाँ जी, वो ट्रैप कर रहे होते हैं ना, लोगों को पता नहीं होता। ट्रैप कर रहे होते हैं। हम तो चूंकि फाइनेंस के अंदर हम खुद से कैलकुलेशन करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं ये क्या है, कहते हैं ये MIRR होता है, ये होता है, तो ये इस तरह होता है। जब हम बताते हैं, जब हम खुद जो है ये फाइनेंशियल स्टूडेंट हैं फाइनेंस के, तो फिर वो हंसते हैं, कहते हैं हाँ बस ये हम यूं करते हैं, आय करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही ना। तो एनी हाउ दिस इज तो व्हाट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है, दैट इज व्हाट कि यू शुड नो व्हाट इज द नॉमिनल रेट, रेट ऑफ रिटर्न, एंड व्हाट इज द रियल रेट। ठीक है। इसी तरह मैं आप लोगों को, जब आप कैपम पढ़ते हो, कैपम पढ़ा हुआ है अजीम? जी बिल्कुल। कैपम का फॉर्मूला क्या है? रिस्क फ्री रेट माइनस रिस्क प्रीमियम, माइनस नहीं होगा, प्लस 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 होगा रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय बीटा। नहीं, ये अभी फॉर्मूला सही नहीं बना जी। फार्मूला जो हाँ ठीक है, फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। ओके, अब जरा आरएफ मुझे बताइए क्या होता है? आरएम मार्केट नहीं आरएफ रिस्क फ्री रेट है, जैसे कि हमने जो है टी बिल में किया हुआ है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में की हुई है, तो उसकी डेफिनेशन मुझे बताएंगे जरा, आरएफ की क्या है? रिस्क फ्री रेट है सर। नहीं माय डियर, जरा बताइए ना, उसे जरा ओपन करें, खोलें। बट मैं कहता हूं, आप कहते हैं रिस्क फ्री जी, तो मैं रिस्क फ्री जी जी ओपन ये है सर कि अगर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है उसमें में 1% भी रिस्क नहीं है। लेकिन अगर वही मैं जाके एमसीबी में करूं या मार्केट में कहीं और जाकर करूं, तो वहां पे मुझे जो है उनका रिस्क होगा उसमें, और वो इंडस्ट्री रिस्क या उनका जो उनका चलो। चलें अजीम आप बताइएगा व्हाट इज आरएफ। सर दोबारा क्वेश्चन कीजिए। मुझे रिस्क फ्री रेट बता दीजिए क्या होता है उसकी। सर ऐसा रेट जिसमें आपकी इन्वेस्टर्स को ये रिस्क नहीं होता, ये डाउट नहीं होता, ये प्रॉब्लम क्या, ये अनसर्टेनिटी उसकी ये नहीं होती कि ये मेरे ये जो रिटर्न है, मिनिमम जो उसका रिटर्न होता है वो उसका डूब जाएगा, मतलब उसको मिलना ही मिलना होता है। जिस तरह लाइक गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे उसको वो रिस्क फ्री रेट इस वजह से कहते हैं कि गवर्नमेंट है वो कभी डिफॉल्ट नहीं होगी, तो इस लिहाज से इसे रिस्क फ्री रेट कहते हैं। मैं डेफिनेशन तो एग्जैक्ट शायद ना बता सकूं आपको। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मिलती है कि नहीं मिलती? सर वो तो रिस्क फ्री रेट में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट रिस्क प्रीमियम में होती है। मैंने आपको ना मैंने ट्रैप करना है अजीम, जरा ध्यान से। इसमें नहीं होती सर, इन्फ्लेशन नहीं होती ना जी, इसमें नहीं होगी, वो रिस्क प्रीमियम में होगी, इसमें नहीं है। हाँ जी। अब आप सब फंस चुके हैं, एसीएमए के सारे स्टूडेंट फंस चुके हैं। ये मिस्टर अजीम जरा डेफिनेशन निकाल के देखिएगा, मेरी बात सुनिए, इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा।
सुन ले आप जरा आज आरएफ की डेफिनेशन, रिस्क फ्री इज अ रेट which is inflation adjusted rate given by the state bank on the T bills. ये लिख लीजिएगा और ये ब्लंडर मत मारिएगा आने वाले टाइम में। और मैं थोड़ा सा आई एम कंफ्यूज्ड वन कि यू पीपल आर डूइंग योर ACMA और स्टिल योर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स आर ब्लरिंग वन। दिस इज वन ऑफ द चैलेंज जेंटलमैन। ठीक है, मैं नो डाउट SM का बंदा हूं, लेकिन आप इधर आगे बोल के जरा दिखाइएगा जरा इन चीजों को। ठीक है, I know what is this one. This is inflation adjusted, Mr. Azim. Excuse me. Azim बोल नहीं रहे आप। Excuse me. चले गए हैं। गुलाम अब्बास बताइएगा, बोलिएगा प्लीज। जी सर, आप सही कह रहे हैं सर। थैंक यू। ये अभी मैं बहुत सारी चीजें सही कहूंगा इंशाल्लाह हम सुनेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये डोंट ट्राई टू बी कमिट अ ब्लंडर। दिस इज, आप बोलिएगा कि रिस्क फ्री अ रेट विच इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन द T bills। राइट तो सर। दूसरे लफ्जों में जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है वो तो रियल रेट होता है। ओके, दिस इज द डिफरेंस। अब मेरा ख्याल है 4 आपके पास 3 कॉन्सेप्ट आ गए। एक क्या था? That was a nominal rate. There was a real rate और RF। तो बेसिकली RF है वो रियल रेट ही है। सर इसमें तो एक क्वेश्चन है मेरा। अगर मैंने T bill लिए हैं 1 year के जी, और इन्फ्लेशन जो है वो साल में लाइक 3 दफा जो है उसमें इन्फ्लेशन में जो है रेट में चेंज आ जाता है, तो उसमें वो किस तरह एडजस्ट करेंगे? वो तो मुझे बता चुके हैं कि हम आपको 7.5% जो है वो T bill के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो हम आपको देंगे। आप सुनिए, उसमें ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कह दिया उन्होंने स्टेट बैंक जी। ने, लेकिन आप आज अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो जी। टेक्निकली गवर्नमेंट को फिर आने वाले टाइम के अंदर इन्फ्लेशन को रोकना होगा 1 साल के लिए, फर्ज करें अगर आपकी, अदरवाइज तो उसमें रिस्क है। चूंकि गवर्नमेंट आपको दे रही है 10%, मुल्क में 4% इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ठीक रिस्क है। तो है उसमें। लेकिन ये डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि गवर्नमेंट जो मौजूदा रिस्क इन्फ्लेशन होता है ना वो जी। उसको किस्म का एडजस्ट करके देती है। आने वाले टाइम के अंदर तो प्रॉब्लम अभी होता है। हाँ ठीक है, ठीक है गॉट इट? जी, ठीक, थैंक यू सर। अच्छा जी, ओके। एक्चुअली इनडायरेक्ट रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब एक्सचेंज रेट रिस्क है, ऊपर हमने इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, नेचुरली due to fluctuation of currencies and exchange rate, parity rate. So naturally, the one of the country's currency may be appreciated or depreciated, just like Pakistani currency is under pressure and heavily under pressure. और बल्कि ये मेरा ख्याल है हमारे लिए शर्म वाली बातें हैं कि अमेरिकन $1 इज इक्वल टू 160। मेरा ख्याल हमें इसी बात पे शायद कुछ मुंह कर लेना चाहिए, चूँकि दिस इज आवर फेलियर ऑफ आवर पाकिस्तानी इकोनॉमी दैट आर, चूँकि वो भी उनका भी 1 रुपया ही है ना किस्म का, $1 तो इज इक्वल टू 160। मैं यहाँ से देखें कि हम कितने डिप्रेस्ड हैं। एनी हाउ, तो एक्सचेंज रेट के चेंज होने से भी हमें एक रिस्क है, और करेंसी रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन एक्सचेंज रेट्स। So naturally, once that exchange rate is changing, so risk is also there. That is, got it? Yes sir. Right sir. Business risk as a holder of a corporate securities, shares and debentures. अब डिबेंचर की जगह हम एक और भी कोई वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, bonds. Okay. Large population is exposed to risk of a poor partner performance. तो नेचुरली आपकी जो बिजनेस की वो परफॉर्मेंस, अगर वो बिजनेस नहीं कर सकता तो जाहिर बात है उसमें बिजनेस रिस्क इज देयर, चूँकि बिजनेस के फेल होने के चांसेस कितने हैं, और अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाता तो देयर इज अ चांसेस।
ठीक है, और जो सिक्योरिटीज होल्ड करके बैठे हुए हैं ये उनका रिस्क है बिजनेस। Political risk, a political risk may be defined as the probability that a political event will impact adversely on a firm's profit. Simple. Types of business risks may be subcategories of business risks. अब business risk क्या क्या हो सकते हैं? It may be market risk, strategic risk, sales risk, management risks, and budget risks. नो मार्केट जो सबसे अहम है वो मेरा ख्याल है पहले दो वाले हैं, बाकी तो इतने बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट रिस्क इज बिल्डिंग एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट और सिस्टम दैट नो वन रियली वांट्स, और स्ट्रेटेजिक रिस्क बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट नो लॉन्गर फिट्स इनटू द ओवरऑल बिजनेस कैटेगरी फॉर द कंपनी। बाकी ये सेल्स है, ये सिंपल सी, मेरा ख्याल ये बात क्लियर हो गई जी। जी सर। नाउ दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। Interest rate risk is the risk that the relative value of security, especially bond, will worsen due to the interest rate increase. This risk is commonly measured by the bond duration. तो my dear, अभी यहाँ किसी ने कहा था, मेरा ख्याल मुझे लगता है गुलाम अब्बास ने, कि जी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो आपकी बॉन्ड्स हैं वो उसकी वैल्यू में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है और वो वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। सर जी जी सर, वो अभी जो पिछली स्लाइड थी उसमें बिजनेस रिस्क का पढ़ रहे थे, सर उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। वो दिखाओ जी सर, ये मार्केट रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क आपने बताया, तो सर इनको कंट्रोल करने की या मैनेज करने की स्ट्रेटजीज भी हम पढ़ेंगे बाद में? नहीं, क्या क्या पढ़ेंगे, मैं समझा नहीं सर। जिसमें ये दो टाइप्स ऑफ रिस्क हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको कंट्रोल करने की या इनको मैनेज करने की स्ट्रेटजीज भी पढ़ेंगे हम? नहीं 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 नहीं, नहीं वो हम ऐसा वो नहीं है, ये टाइप्स ऑफ रिस्क वाइज हम ये बात चीजों को देख रहे हैं, प्लीज जी। अच्छा जी, लिक्विडिटी रिस्क। सर यहाँ पे क्वेश्चन है प्लीज। जी क्वेश्चन ये है सर कि इंटरेस्ट रेट रिस्क में जो अभी आपने बात की है कि जिस तरह इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यू कम होगी। क्या वैल्यू से मुराद हम उनकी पॉपुलैरिटी ले रहे हैं कि जिस तरह मैंने अब अगर प्रोविडेंट फंड से इन्वेस्टमेंट करनी है PIBs में, तो जितना रेट ज्यादा वो मुझे ऑफर करेंगे मैं उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी। या इस तरह के जो फाइनेंसिंग के लिहाज से कि मुझे मार्केट से पैसा चाहिए, तो जितना जो है जहां से मुझे रेट कम मिल रहा होगा मैं उतना ज्यादा वहां से उठाऊंगा पैसा। ये तो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना जी, फाइनेंस के चैंपियंस आप लोग हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को जरा, ये तो SM का कोर्स है ना, बल्कि मुझे आप लोगों से गाइडलाइन लेनी चाहिए कि जी हाउ दिस इज पॉसिबल वन, लाइक ना जी, चूंकि जो फाइनेंस पढ़ चुके हैं उनको जरा इस पे अपनी अब जो मैं समझता हूँ, जो आपके माइंड में कंफ्यूजन है ना माय डियर, वो सुन लें, मैं डायग्नोज कर गया हूँ। आप समझ रहे हैं कि जी एक इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जिस सिक्योरिटी, तो वो तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, ऐसा ही है ना माइंड में आपके? जी बिल्कुल। लेकिन दिस इज अदर वे अराउंड। आपने फिर अगेन मेरा ख्याल चीजों का रट्टा तो लगा होगा, लेकिन सॉरी सर आपकी बात काटा हूँ, रट्टे की बात नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ पे जो है वो पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ प्रोविडेंट फंड का, पेरोल है, प्रोविडेंट फंड है, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, उस आई एम वजह नॉट से मैं टॉकिंग, पूछ रहा था। आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू योर कोर्स विच इज अ फाइनेंशियल कोर्स, ठीक है? हाँ जी, वो रट्टा ही लगा हुआ है। बात यह है कि जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो उनकी फाइनेंस की बेसिक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्यों नहीं क्लियर? दिस इज इशू व्हाट आई एम टॉकिंग एवरीवेयर। ये पाकिस्तान में न्यूमेरिक कोर्स पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन उनकी उनकी लॉजिक्स क्लियर नहीं है, ये नहीं मुझे समझ आती। सर ये तो आप अल्लाह भला करें इनका ACMA वालों का, जिन्होंने जो है 30 to 40% जो है इसमें ऐड कर दिए, थ्योरी ऐड की है, तो लोग पढ़ने लग गए हैं। अदरवाइज तो वो पेपर में जैसा ही उन्होंने देखा कि 10 से 15 नंबर की थ्योरी है वो छोड़ देते हैं,
और न्यूमेरिकल वो उसकी बेस पे पास हो जाते हैं सारे। एंड दैट्स व्हाई कि जो है वो लोगों को पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं अच्छा जी, एक्चुअली। अब मैं आई एम शूटिंग दिस क्वेश्चन टू द रेस्ट ऑफ, हाँ जी, इसमें अब आप शेयर करें जी। अजीम आप चले गए थे लास्ट टाइम भी, अभी कोई बात आपने एक मैंने पूछनी थी। अच्छा एनी हाउ, ये इनका सवाल गुलाम अब्बास का है, दोबारा सुन के अजीम आपने रिप्लाई करना है प्लीज जी। गुलाम साहब दोबारा कीजिएगा। सर क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है उसके लिहाज से आपने बताया कि जी जिस तरह अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होगी, जो बॉन्ड्स की है या लोन्स की है वो कम होगी। तो इसमें दो पॉइंट हैं, एक ये है कि जी अगर मैं यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे जहाँ से ज़्यादा रेट मिलेगा मैं तो उसकी तरफ जाऊँगा, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। और अगर मुझे लोन चाहिए, मार्केट से फाइनेंसिंग चाहिए, तो जहाँ पे कम रेट होगा मैं वहाँ से फाइनेंसिंग करवाऊंगा। तो ये दो ऑपोजिट चलिए जी सिचुएशन है जी, ये क्वेश्चन है जी। और इस हाउस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सो हम उन सबको इनवाइट करते हैं, वो अपना अपना इनपुट दे सकते हैं। मिस्टर अजीम। अजीम आप बोलना नहीं चाहेंगे? उसामा आप बात कीजिए। सर वैसे मैंने स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा नहीं अभी तक, मगर मुझे इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट लगता है सर, नहीं जितना नहीं क्वेश्चन मैं समझ सकूं सर। नहीं सजाद आप बात कीजिएगा। अच्छा अजीम बात कीजिए। जी जी अजीम। जी जी अजीम बात करें प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैं आए। जी जी। अच्छा सर, वो इनका क्वेश्चन आंसर करना था। सर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर अब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एंड जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऊपर जाता है, तो नेचुरली जो एक बॉन्ड है जो कि फिक्स इंटरेस्ट इनकम आपको दे रहा होता है, उसकी फिक्स इंटरेस्ट इनकम के जो परसेंटेज है वो इन्फ्लेशन रेट के ज़्यादा होने से उसकी इफेक्टिव जो उसका इफेक्टिव रेट होता है वो मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न वो कम हो जाएगा। एंड हेंस इट विल बी अ नॉट वेरी वाइज डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दैट। एंड सर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। नहीं, मार्केट वैल्यू कैसे कम होती है? सर मार्केट वैल्यू बॉन्ड की इसलिए कम हो रही है ना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट जो था वो फिक्स्ड है, वेयर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो गया और रियल रेट ऑफ रिटर्न उसका कम हो गया। Hence, the investors will not want to invest in that particular bond, or specifically in on the whole in the bond market. Rather, they would prefer the shares, क्योंकि if they are offering a greater return. अच्छा अब सुनिए मिस्टर गुलाम अब्बास। जी सर। देखो बाय डियर, आप कंफ्यूजन पता क्या है? जब आप इंटरेस्ट रेट कहते हैं तो इंटरेस्ट रेट मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है, जी पहली बात। अच्छा अब ये सवाल जो बॉन्ड्स इशू करने वाले लोग हैं, शेयर इशू करने वाले बहुत हैं, पर्टिकुलरली बॉन्ड्स, देखो कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि एक होता है कंट्रेक्चुअल रेट। कंट्रेक्चुअल रेट वो रेट है जो कंपनी उस बॉन्ड्स को इशू करने पे दे रही है। फर्ज करें बॉन्ड्स का रेट 10% है और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है। यू नो ये बॉन्ड किस प्राइस पे बिकेगा? उसकी पार वैल्यू पे बिकेगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप जरा इसी बात को मैं जरा इजी कर रहा हूँ मॉडल को। कॉन्ट्रेक्चुअल रेट 10% है, मार्केट रेट बढ़ के चला गया 12% पे। अब माय डियर, इस बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी इसकी प्राइस। थैंक यू, बस क्योंकि यही रिवर्स पॉइंट इसमें जो है वो ठीक होगी बात। रिलेशनशिप है। तो जी आप ठीक है। इसको वो ना समझें कि जो इंटरेस्ट रेट ऑफ द सिक्योरिटी नहीं बढ़ रहा, इंटरेस्ट रेट ऑफ द मार्केट बढ़ रहा है। जी तो ठीक है। जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द सिक्योरिटी रेट, तो दैट सिक्योरिटी वुड बी सोल्ड एट डिस्काउंट। ओके। जी ठीक है सर। और जब आपका मार्केट रेट इज लेस देन द सेड सिक्योरिटी,
तो फिर वो प्रीमियम पे बिकेगा, सिंपल। यस सर। गॉट इट? क्यों जी गुलाम अब्बास? यस सर। थैंक यू। दिस इज द रैशनल बिहाइंड। बस सिंपल सी बात है, ये इंटरेस्ट रेट इज नॉट ऑफ अ सिक्योरिटी, it is a market interest rate, or you are comparing market interest rate with the security interest rate, or if the market rate interest rate is higher than the security, तो then naturally आपकी इस सेट सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि लोग दूसरी सिक्योरिटीज की तरफ जाएंगे जहां ज्यादा होगा। अच्छा जी, एनी हाउ दिस इज आवर लिक्विडिटी रिस्क, टेम्परेरी इनएबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स टू कैश। आप जब अपने कैश को जो एसेट्स को कैश में कन्वर्ट ना करने की जो है वो आपका एक तो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज ऑफ वेरियस काइंड, द इनएबिलिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स टू परफॉर्म सेटलमेंट फंक्शंस। तो naturally I think this is liquidity, because our current assets or any other assets may not be converted when you need a money. So that's why इसकी लॉजिक में थोड़ा सा मैं अगर देखा, आप करंट रेशो फाइंड करते हैं तो क्विक रेशो में आप इन्वेंट्री को भी उसमें से लेस कर देते हो, क्योंकि इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा रेडी टू कन्वर्टेड इनटू कैश नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। तो मेच्योरिटी रिस्क इट इज totally depend on maturity period related to any transactions by बहरहाल उसमें there is a credit risk is there, credit exposure exists within most organizations, but it is especially significant major financial institutions. One of the most fundamental aspect of credit risk management is the careful selection of the counterparty. अच्छा, अब आइए ज़रा ये बड़ा आप लोग थोड़ा सा इसको है, चीज़ें वही हैं लेकिन आप इनको ज़रा इस एंगल से भी चीज़ों को देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिस्क, वी में टाइप्स categorize systematic risk and unsystematic risk. Keep in mind the systematic, गुलाम अब्बास नोट कीजिए क्या लिखा हुआ है, अनकंट्रोलेबल। यस सर, अनकंट्रोलेबल है, और जो कि पूरी जो है वो और यहाँ पे क्या है, ये कंट्रोलेबल है। ये इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि दिस एक्सपोजर रिस्क इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू द फर्म, टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ये है अनसिस्टमैटिक, और ये मैक्रो इन नेचर होता है, ये माइक्रो इन नेचर होता है। अब आइए जरा अनसिस्टमैटिक रिस्क को मजीद जरा हम देखें। ये जो आपके मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क हैं, परचेजिंग पावर रिस्क, like market risk is a risk that value of an investment will decrease due to movement in market factors. The reason for such uncertainty is market forces represented in two markets, with bull market and bear market. Interest rate risk is the possibility of an unexpected change in interest rate prevailing in the market, which affect the value of investment adversely. Generally, the value of debt instrument like bonds, debentures, commercial papers, so on and so on. Purchasing power risk is the possible reduction in the purchasing power of the expected return due the high rate of inflation. There is erosion in the purchasing power of money, which results in decreasing the returns. Now, so far as unsystematic is, which is unique to the firm and which is micro in nature. So unsystematic risk may be specification to an industry or company and is caused due to deficiencies in one or more of the following: lack of managerial ability, technological advancement in process of production, procurement of raw material, lack of human resources, change in consumer preferences. Got it? Yes, sir. Systematic risk is uncontrollable by an organization. So इसमें फिर इसी तरह आपका वो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी हो सकता है, मार्केट रिस्क जो अभी हमने वैसे वो बात भी की है,
इंटरेस्ट रेट रिस्क देखा, ये प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब आप अपनी सिक्योरिटी को जो ओवर द टाइम, जब पहला साल दूसरा साल उसी पैसे को ले नहीं रहे, इंटरेस्ट को फिर री इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ जो आपकी फ्लक्चुएशन ऑफ ड्यू टू इंटरेस्ट रेट जो उसमें चेंज आती है, उसको हम ये बात कह रहे हैं। मार्केट रिस्क में फर्दर एब्सोल्यूट रिस्क हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, डायरेक्शनल हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, बेसिस रिस्क हो सकता है, और वोलेटिलिटी रिस्क हो सकते हैं। परचेजिंग पावर रिस्क, इन्फ्लेशनरी में डिमांड इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होते हैं, जैसा कि ये इकोनॉमिक्स में मेरा ख्याल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि समटाइम प्राइसेस आर चेंज इन द मार्केट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड की मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से वो चेंज, और कॉस्ट का मसला है कि डिमांड की वजह से नहीं है, द प्राइसेस ऑफ इनपुट हैव बीन चेंज। जैसे अब पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ियों वाले ने टिकट महंगी कर दी, वो डिमांड की वजह से नहीं है, बल्कि वो पेट्रोल की या डीजल की प्राइसेस चेंज होने से उन्होंने कहा जी हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। Unsystematic risk that may be a business risk, liquidity risk, financial risk, credit risk, operational risks. Business risk, liquidity risk, ये asset liquidity risk हो सकता है और funding liquidity risks हो सकते हैं। Financial risk, credit risk में exchange rate risk, recovery rate risk, credit event risk, non-directional sovereign risks और सेटलमेंट रिस्क्स। सर ये फंडिंग रिस्क बता देंगे दोबारा से? फंडिंग वही है ना कि जी आप जो जैसे आपके रिजर्व्स मेंटेन कर रहे होते हैं फॉर ए सर्टेन पर्पस, तो वो ड्यू टू चेंज उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ सकती है ना, जैसे जनरल रिजर्व रख रहे हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं। गॉट इट? सर कमी किस वजह से आएगी सर उसमें? नहीं, वो कमिंग उस रिस्क की वजह से है ना, जैसे फंडिंग में आप लिक्विडिटी रिस्क आपकी मतलब आपने फंड रखना है, फंड रखने की वजह से आप लाजमी था, तो अब उसकी क्या हुआ कि आपकी लिक्विडिटी कम हो रही है, लेकिन फंड आपने चूंकि रखना था और बिजनेस के लिए आपको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, तो ये कौन सी हो जाएगी? फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क है। देखो ना, जी जी ठीक है, कंपनी थैंक यू सो मच। बाउंड है रिजर्व रखने के लिए, और रिजर्व में चूंकि पैसा रखना है, अब कैश कम होता जा रहा है, क्या करेंगे आप? दिस इज अ हाँ रिस्क। जी जी। Now, सर operational risk is a model risk, people risk, legal risk, and political risk. ये कोई बताएंगे मॉडल रिस्क क्या होता है? सर बिजनेस मॉडल जो है उसकी वजह से जो आपकी फिक्स कॉस्ट पर ब्रेंडन, थोड़ा सा बात कीजिए बिजनेस मॉडल पे। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में आता है कि आपकी फिक्स वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट जो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर की वजह से आपकी कमिट होंगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क हो सकता है। हाँ, ऐसा है, देखें असल में मॉडलिंग का मतलब डिज़ाइन होता है कि आपने कौन सा मॉडल, वो अगर आपने मॉडल ही गलत सेलेक्ट किया है, जैसे बाज़ का हम नहीं कहते कि जी ये यूरोपियन मॉडल हम लेके आ रहे हैं, ये जी मलेशियन मॉडल है, कोरियन मॉडल है। अच्छा, अब वो मॉडल जो हमने सेलेक्ट किया है वो अगर हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को, हमारे मुल्क को, हमारे उन इन्वायरमेंट को सूट ही नहीं करता, लेकिन हम उसके ज़रिए से काम करना चाहेंगे, तो वो ऑपरेशन हमारा कामयाब होगा या फेल हो जाएगा? तो उसमें काफ़ी हर्डल्स होंगी इवन इफ अगर वो तो नहीं, फेल हो गया ना, तो वो रिस्क कौन सा हुआ? मॉडल। मॉडलिंग रिस्क। दिस इज व्हाट। सर आई थिंक इसमें ये नहीं होना चाहिए मॉडल रिस्क में कि हमने कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं अपने जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो हम रिस्क मालूम करने के लिए, कि जिस तरह मेथड कह देते हैं फाइनेंस में कि हम कहते हैं कि जी हमने इसको डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड है हमारा, या हम जो है वो मार्केट रेट इस तरह कर रहे हैं किसी बिजनेस को अगर हमने एक्वायर करना है, या हम कौन सा मेथड उसके लिए यूज़ करेंगे। कोई हमने मॉडल सेट किए हुए हैं
कि जी टेक्सटाइल को जो है हम इस मेथड से वैल्यूएशन करेंगे इस इंडस्ट्री की, और जो है वो हमारा मॉडल फेल हो जाता है, हम कहते हैं जी हमें तो किसी और मॉडल के थ्रू जो है वो इसको वैल्यूएशन करनी चाहिए थी। हाँ देखिए ना, अब ऑपरेशन के मुतालिक आपने पहली बात है, और ऑपरेशन का ताल्लुक किस चीज़ से है कि इनपुट लेके प्रोसेस करना है और आपने आउटपुट बनानी है। जी अब माय डियर, यहाँ फाइनेंस का कोई इशू नहीं आया। फाइनेंस इशू बिजनेस के उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो मॉडल आप यूज कर रहे हैं, वो मॉडल आपके उस सिस्टम को फिट नहीं करता और उस वजह से फेलियर हो जाती है। इसको अब आप क्या नाम दोगे? मॉडल रिस्क। ठीक है, ठीक, गॉट इट? you're right. आपकी बात वो थी, वो एक एस्पेक्ट में है, फाइनेंस वाली साइड पे चले गई है। जी ठीक है। ठीक है, दैट इज व्हाट लाइक। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ये, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। ये सारी जो बातें हमने की हैं ये एक ही पेज पे है। ये सिस्टमैटिक रिस्क आ गए, अनसिस्टमैटिक इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर मेनली, और अनसिस्टमैटिक रिस्क में बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क वगैरह आ गए, और आगे फिर उसी की टाइप्स हैं वो यू आर सपोज टू सी। ये है वो जी। जी जी सर ये डायरेक्शनल और एंड नॉन डायरेक्शनल समझा देंगे? देखो जी, डायरेक्शनल में ना हमेशा ये रिसर्च की एक लैंग्वेज भी होती है कि देखो डायरेक्शनल आप किस सिम का तयन करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जी इंटरेस्ट रेट 10% से हर हाल में वेरी करके बढ़ जाएगा, ये डायरेक्शनल हो गया, क्योंकि उसमें मैं उसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि रिस्क इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं बल्कि डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, सिंपल, ये भी डायरेक्शनल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी इंटरेस्ट 10% नहीं रहेगा, ये बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है, ये नॉन डायरेक्शनल हो गया। राइट सर। गॉट इट? जी सर। जैसे मैं कहूँ जी कि आप चौक पे किसी भी साइड पे जा सकते हो, ये नॉन डायरेक्शनल है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी कि अगर ये चेंज हुए तो ये लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये डायरेक्शनल हो गया। मैं कहूँ जी अगर ये मुड़े तो ये राइट ही को मुड़ेंगे, तो मैंने एक सिम बताई है, वो डायरेक्शनल हो गया। जी सर, थैंक यू। गॉट इट? सर मैंने ये पूछना है कि ये जितने लेक्चर हैं ये वीडियो की वहाँ में पड़े हुए हैं, तो हमें ये इसमें प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे, पीपीटी में? जी जी श्योर, दिस इज योर प्रॉपर्टीज, इट वुड बी अवेलेबल टू ऑल यू पीपल। I don't have any control on such PPTs. Once it made, it would be given to all you people. ये कब तक मिलेंगी सर हमें? मुझे एक्चुअली वो प्रीवियस की है कि जो मैंने मेरा ख्याल है लेक्चर कुछ मैंने शेयर बच्चों को की हुई है, और अच्छा। ये आज वाली अभी आज हो जाएगी, और मजीद कुछ होंगी तो मैं इंशाल्लाह सेंड कर देता हूँ। ये आपको मोबाइल नंबर देने पड़ेंगे कि व्हाट्सएप करेंगे या मैं कहीं तो आप फिर रखते हैं? नहीं, उसमें आपका एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ICMP के हवाले से एक बना हुआ है सर वहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ पे जितनी भी पड़ी हुई है सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, ये लेक्चर्स जो हैं, नहीं मतलब कहीं ये वो उन्होंने ICMP वाले होंगे, और मैं जो ICMP में जो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ, उन्होंने नेम शेयर किए हुए हैं मेरे साथ, वो मेरे पास है, अच्छा अच्छा और ठीक है। उसमें मैं वो करता हूँ। उसको ज्वाइन करें आप, अदरवाइज पहले ज्वाइन करें उसको। वो मैंने कहाँ पे ज्वाइन करना है सर? वो आप अमेरिका में जाके ज्वाइन करें आप। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैंने लॉगिन किया हुआ आइडिया है तो आप ऐसा करेंगे कि आप मुझे नंबर सेंड करें, जी और ठीक है। मैं उस को अपने पास करके मैं उस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ICMP का एक ग्रुप मैंने अपने बनाया हुआ है, उसमें मैं आपको वो इनरोल कर दूंगा, तो नेचुरली बात है वो चीज़ें आप तक भी आ जाएंगी। सर मैं नंबर बता दूं, अभी कॉल कर दूं, बता दूं आप मुझे आपको? सेंड कीजिएगा ना ज़रा नंबर, आप मुझे मेरे नंबर पे, मैं जी बताता आप हूँ। मुझे अपना नंबर बता दें काइंडली, मैं हाँ जी, आपको 0321 0321 636 636 87 87 47। 47। जी Do you ठीक know है my सर। name? यस सर आई नो। Where I am sitting at the moment?
आप आयशर में हैं या घर पे होंगे? No, no, no. The city. I mean, I think you are in Lahore. no, no. I'm not in Lahore. Guess it. Where are- I can't guess, sir. Sorry. I can't guess, sir. I'm in Multan. Oh, I belong to Bawalpur, sir. Okay. My first career I have started from Bahalpur. Okay. I have joined the Government College of Commerce in 1991, way long, and I remained there 3.5 years. Then I have been transferred in Multan. आपकी गवर्नमेंट जॉब है? Sure, sure. I'm a government brand associate professor, but very busy in Multan, in visiting in different institutions. My exposure is more in MPhil, in MBA, as well as the ICMAP last with 15 to 20 year at least. I mean, I'm associated with this Multan campus and so on like. Thank you. अच्छा जी, ओके, कमिंग बैक, वी हैव अ टाइम, देयर इज अ सिस्टमैटिक। अब इसमें बड़ी बातें हो गई हैं, लेकिन आप देखिएगा, देखें, ये वो है सिस्टमैटिक रिस्क जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव कर रहा है। इसका मतलब है इस रिस्क को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो रिस्क है ये रेड में, ये डाइवर्सिफाई, और ये कौन सा है? नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। Mean this is unique risk attached to firm. This is the risk which is uncontrollable, that is controllable, or controllable risk can be minimized through taking certain. तो ये एक आपकी पीपीटी आपको हेल्प आउट करेगी इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है जी। तो ये हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ये हो सकता है जो इस लाइन से ऊपर है। गॉट इट? लिहाजा टोटल रिस्क ये है, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सिस्टमैटिक हो सकता है या, लेकिन अनसिस्टमैटिक को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इसी पे एक दूसरी भी पिक है जो आपको वही है बातें, लेकिन जस्ट लाइक ये आपका टोटल रिस्क है, ठीक है, और ये सिस्टमैटिक नॉन डाइवर्सिफाइबल है, और दिस इज द अनसिस्टमैटिक, दैट इज व्हाट। So hope so you will be able to know, to understand. Now this is all about today. I think the main theme of today's lecture that was to share with the different types of lectures, risks which may be confronting to one of the business. So we categorize main as a systematic as unsystematic risks. G, please. सर श्योर जी जी। सर जो सिस्टमैटिक रिस्क है ये हर इंडस्ट्री या मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अलग-अलग हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल वन इंडस्ट्री सेक्टर का अपना सिस्टमैटिक रिस्क है और किसी और सेक्टर में जो है वो सिस्टमैटिक रिस्क है, बट ऑब्वियसली वो देखो, अगर मैं बेटा जी, अगर मैं ये कहूँगा ना, आप देखो इन्फ्लेशन जब आएगा तो अब वो नेचुरली उससे पूरे मुल्क में पाकिस्तान जो एज ए होल डॉलर और करेंसी का वो चेंज हो गया। अब सवाल ये आप कह सकते हैं कि एक कंट्री है, सॉरी फर्म है, वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, मुल्क के अंदर ही बेचती है, ठीक है, उसके ऊपर इम्पैक्ट कुछ और हो सकता है। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है कि जिसकी हैवीली इंपोर्ट्स वगैरह हैं, तो उसके ऊपर उसका ज़्यादा असर हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है, लेकिन उसने इफेक्ट सबको करना है, चूंकि वो है ही कौन सा, दैट इज द सिस्टमैटिक, मीन दिस इम्पैक्ट टू द होल कंट्री, टू द होल इकोनॉमी।
जी अच्छा, ये जितना स्पेसिफिक होता जाएगा ना, देखें, इकोनॉमी से निकल के आप इंडस्ट्री में आ जाएं, इंडस्ट्री से निकल के फर्म में आ जाएं, ये उतना ही फिर क्या होता जाएगा, अनसिस्टमैटिक। लेकिन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में आप देखें, आप जब इंडस्ट्री वाइज पढ़ते हैं तो इंडस्ट्री वाइज तो शुगर इंडस्ट्री डिफरेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिफरेंट है। हाँ, अब इंडस्ट्री वाइज यूनिक रिस्क टेक्सटाइल के और हो सकते हैं, शुगर के और हो सकते हैं, सीमेंट के और हो सकते हैं। गॉट इट? जी सर, राइट। तो इसको बहरहाल इस सेंस में आप लेंगे। लेकिन जो पेस्टल की बात है, पेस्टल जब चेंज होगा तो वो सबके लिए चेंज होना है। अब हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, लेकिन होना है सबके लिए। वो जो सबके लिए होना है, इसी वजह से तो उसे हम सिस्टमेटिक कह रहे हैं। राइट सर। गॉट इट? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क की कोई डिफरेंशिएशन की कोई एग्जांपल देते हैं? देखो, फाइनेंशियल जो रिस्क है ना, वो है आपका रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर यू मेक। ये फाइनेंशियल रिस्क है कि जी आपने, जैसे गियरिंग रेशियो है ना, डेट जितना बढ़ाते जाओगे तो आपकी उसमें फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा। सही। बिजनेस रिस्क ये है कि आपने उस टाइप की एक्टिविटी आपने वो नहीं की, वो बिजनेस रिस्क है। मैं आप किसी गलत बिजनेस में चले गए, सही। फिर आप बिजनेस सही में गए लेकिन उसका ऑपरेशन सही नहीं किया आपने, मॉडल आपका गलत था, वो फिर कौन सा हो जाएगा? वो ऑपरेशनल रिस्क है। ठीक हो गया, थैंक यू। गॉट इट? चले जी, ओके जी, वेलकम ऑल यू पीपल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे, रिमेंबर हम वी आर वेरी मच क्लोजर टू आवर फाइनलाइजिंग। लेकिन इसके बाद हम सीमा पे हम आएंगे और सीमा को फोकस करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस फिर आप लोगों की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखें हमने कोर्स को सीमा को किस तरीके से कवर करेंगे आप? जी, सीमा को किस तरह कवर करेंगे? सीमा को ये होगा ना कि उसके जो एरियाज हैं, उन एरियाज के मेन बुलेट्स बना के मैं इसकी पीपीटीज पे लेके आऊंगा और फिर उन पे ऊपर डिस्कशन होगी। चैप्टर वाइज होगा? टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज। हम टॉपिक को पिक करेंगे ना, वहां वहां उसने कैसे इट्स किया। मीन कि ये रिवाइज होगा सारा सिलेबस? बस इसे कह लें जी। जरा ये कि जो लोग ज्वाइन नहीं किया उनका भी साथ वो आ जाएंगे, और जिन लोगों ने पढ़ा है वो जरा डिस्कशन बेस्ड हो जाएगा ना। ये अब हम इसको डिस्कशन बेस्ड लेके चलेंगे। अच्छा हो जाएगा ना, हम एक चैप्टर रिवाइज करके फिर आपसे डिस्कस कर लिया करेंगे, इससे हमारी भी रिवीजन हो जाएगी। नहीं, बल्कि अभी आप लोग अब मैच्योर अब बिहेव की जरूरत इस सेंस में है कि अब मेरा ख्याल है हम चीज़ों को देख चुके हैं। अब मुझे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं अब आप लोगों से कंक्लूसिव सवाल करूंगा कि जी अच्छा ये चीज़ यहाँ कैसे होगी, यहाँ, चूँकि मीन दैट स्टूडेंट्स पहले उन चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से देख चुके हैं। लेकिन अभी कुछ मंडे ट्यूसडे मेरा ख्याल है वो हम अभी को टाइम अभी लगाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम सीमा और उन चीज़ों को फिर हम देखेंगे और टेस्टिंग साथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी? राइट गुड सर, थैंक यू। आज सर अजीम वो आपने शेयरिंग कर दे। कम किया है। डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके बाद फिर म्यूट आपने अब अनम्यूट किया, उसके बाद वो अनम्यूट हुआ ही नहीं। मैं माय डियर नहीं करता, वो पीछे से कुछ मामलात हो जाते हैं। ओके सर, कोई बात। चलिए, ओके, थैंक यू सर वो शेयरिंग लाजमी कर दे आज, मैं या फिर अभी कर इनको रहा जो हूँ। न्यू पार्टिसिपेंट्स इनको ऐड करके सर फिर ये कर वाली दे, स्लाइड एक भी दफा ही शेयर करनी कर दें पड़ेगी। आप। मैं अभी कर रहा हूँ ये वाली स्लाइड अभी। सर कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था, कल वाली भी स्लाइड शेयर कर दे। सर पहले उनको ऐड कर ले ग्रुप में, ताकि फिर वो दोबारा ना करनी पड़े, एक दफा ही हो जाएगी। ठीक है सर कल वाली स्लाइड भी शेयर कर दे। श्योर। सर वो एक रिक्वेस्ट थी आपसे सर
आप मुझे ईमेल कर देंगे कि पुराने पड़े हुए सारे लेक्चर, जो पुराने पीपीटीज हैं वो मुझे ईमेल में मिल जाएंगी सर? नहीं वो शेयर कर देंगे सर, वही तो सर को कह रहे हैं, पिछला सारा शेयर हो जाएगा, मुझे भी चाहिए वो। नहीं वो पिछली सारी वो दोबारा से उनको शेयर हाँ। करनी पड़ेगी? देखो जी मेरे वो पास सब जो पहले स्टॉक ग्रुप में शेयर हो चुकी है, मैं अभी ऐड हुआ हूँ जी। बल्कि मेरी बात सुनिए गुलाम अब्बास, आप अपने किसी चूंकि मेरे पास शायद अब वो कुछ चीजें इधर उधर कुछ हुई हैं और जी, ढूंढने जी। में मुश्किल हो, तो मेरे पास इस वक्त जितनी भी अवेलेबल वो तो मैं आज अभी कर रहा हूँ। तो जी ठीक। बाकी आप कोशिश कर लें कि आप आपके जो ये क्लास फेलोज हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको व्हाट्सअप कर दें, ठीक जी है? ठीक है जी तो ठीक है इजीली हो जाएगा। चले बाकी ठीक है। बहरहाल मंडे को अजीम से मुझे सर पूछ ले, अजीम के बताएं। पास सारी होंगी प्रीवियस। ठीक है ना जी जी? ठीक, मैं पूछ लूंगा ओके सर। आप नाइस। काइंड थैंक यू। ओके जनाब, थैंक यू सर। हाफिज। सर